गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर वही है, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य, और आज का टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। तो इसके पतन के कारण हैं, सबसे पहले निरंकुश शासन। विजयनगर साम्राज्य का शासन निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी था। सारी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी। सभी शासक अपनी इच्छा से शासन चलाते थे और वो दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। स्वयं कानून बनाते थे, अपने साम्राज्य में लागू करते थे और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देते थे। वो अपनी मर्जी से भी किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कर सकते थे और किसी को भी अपने दरबार से बाहर का रास्ता दिखा सकते थे। दूसरा, उसके बाद उत्तराधिकारी युद्ध। विजयनगर साम्राज्य में उत्तराधिकारी संबंधी कोई निश्चित नियम प्रचलित नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए राजकुमारों में युद्ध आरंभ हो जाते थे। नरसिंह नामक सरदार ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को गद्दी से हटाकर शालू वंश की स्थापना कर दी। इसी प्रकार वीर नरसिंह ने शुलू वंश के इमादी नरसिंह की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। इसके बाद कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद तो विजयनगर गद्दी के लिए गृह युद्ध की स्थिति ही उत्पन्न हो गई थी और इस स्थिति का लाभ दक्षिण के मुसलमानों ने उठाया और परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। केंद्रीय सरकार की दुर्बलता। जब तक केंद्र में शक्तिशाली शासन रहा तब तक विजयनगर फला फूला, लेकिन जैसे ही विजयनगर साम्राज्य में दुर्बल राजा आया तभी उसके राज्य में विद्रोह होने शुरू हो गए और धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। बहमनी साम्राज्य से संघर्ष। विजयनगर साम्राज्य का बहमनी से एक लंबा संघर्ष चला। दोनों ही राज्यों के शासक महत्वाकांक्षी थे। बहमनी के सुल्तान विजयनगर पर अधिकार करना चाहते थे। इन दोनों राज्यों के बीच युद्धों में कभी विजयनगर का पलड़ा भारी रहा तो कभी बहमनी का, और इसमें विजयनगर को न केवल जनधन की हानि उठानी पड़ी बल्कि उसकी सेना भी निर्बल हो गई थी और ये भी विजयनगर के साम्राज्य के पतन का कारण था। सेना की दुर्बलता। सेना सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। राजा एक स्थायी सेना की भर्ती नहीं करता था और वह सामंतों की सेना पर निर्भर करता था। अतः सेना में एकता, अनुशासन और उत्साह की कमी होती थी। दूसरी ओर बहमनी के सुल्तान शक्तिशाली थे और वो शक्तिशाली सेना की भर्ती पर बल देते थे। घुड़सवार उनके तीरंदाज कुशल थे और शक्तिशाली तोपखाना भी वो रखते थे। यही कारण था कि सेना की दुर्बलता के कारण विजयनगर की सेनाएं पराजित हो गई। कृष्णदेव राय के दुर्बल उत्तराधिकारी। उसके उत्तराधिकारी दुर्बल सिद्ध हुए और इसका कारण था क्योंकि जब तक कृष्णदेव था उसके समय राज्य की समस्त शक्तियां राम राय के हाथों में केंद्रित रही। कृष्ण राय के उत्तराधिकारियों की दुर्बलता का लाभ शत्रुओं ने उठाया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। मुस्लिम राज्यों का गठबंधन। विजयनगर साम्राज्य की सफलता को देखकर मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर ने उनके विरुद्ध संघ बना लिया और शक्तिशाली सेना के समक्ष विजयनगर की सेना हार गई। हिंदुओं की आपसी फूट। कभी हिंदू इतिहास में इकट्ठे नहीं हो पाए। विजयनगर साम्राज्य भी इसी गलती के कारण समाप्त हो गया। जबकि मुसलमानों ने आपस में वो खूब लड़ते थे, लेकिन जब भी कोई हिंदू शासक मजबूत होता तो वो उसके विरुद्ध वो अपना संघ बना लेते थे और वो मिलकर लड़ते थे और उन्होंने किसी हिंदू राजा को उभरने नहीं दिया। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर ने मुस्लिम राज्यों में कई सफलताएं प्राप्त की। यहाँ तक कि इन हिंदू शासकों ने मुसलमानों पर अत्याचार भी करने आरंभ कर दिए और जिसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा था बीदर ने विजयनगर के विरुद्ध आक्रमण कर दिया और इसे तालीकोटा अर्थात राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर को करारी हार मिली। राम राय यानी राजा राम जो था वो मारा गया और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर का शासन प्रबंध कैसा था ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो
विजयनगर के राजा विजेता होने के साथ साथ कुशल शासन प्रबंधक भी थे। उन्होंने साम्राज्य के परिवर्तित रूप, बदलती हुई परिस्थितियों तथा समाज की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किया, और उसमें था केंद्रीय प्रशासन। प्रशासन को सही प्रकार से चलाने के लिए उसे केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय प्रशासन में विभाजित किया। उसकी विशेषताएं थी, सबसे ऊपर राजा होता था, वो राज्य का मुखिया था, वो राज्य का कानूनों का निर्माता था, और वो कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के मुखिया के रूप में काम करता था। वो सेना का प्रधान न्यायाधीश भी था। उसके बाद युवराज का पद महत्वपूर्ण होता था। युवराज राजा के ज्येष्ठ पुत्र को कहा जाता था, और उसे राजा की मृत्यु के बाद उसे राजा घोषित कर दिया जाता था। तो ये दूसरा पद था। तीसरा पद मंत्री परिषद थी। विजयनगर के सभी शासक अपनी सहायता के लिए एक शक्तिशाली मंत्री परिषद का गठन करते थे। वे मंत्रियों की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी, और मंत्री का मुख्य कार्य प्रशासनिक कार्यों में राजा को सलाह देना था। तीसरा, केंद्रीय सचिवालय। विजयनगर साम्राज्य में मंत्री परिषद के साथ साथ एक सचिवालय की स्थापना की जाती है, जिसमें विभिन्न विभाग होते हैं। जैसे सचिव कर्णिकम यानी अकाउंटेंट होता था, मान्य प्रधान यानी गृह मंत्री, मुद्राकर्ता आदि होते थे। इसके बाद प्रांतीय शासन था, अनेक प्रांतों में प्रशासन को बांट रखा था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन था, यानी जो प्रांत होते थे उनको परगना या तालुका के समान होता था, कई गांवों का एक संघ बना देते थे। और इसके बाद जो गांव का शासन था उसमें लेखक, तोड़ा, चौकीदार कुछ होते थे जिनके द्वारा चला जाता था। इसके बाद नायकर व्यवस्था थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विजयनगर के सेना नायक को नायक कहा जाता था। कुछ विद्वान इसे भू सामंत भी कहते थे। तो इसमें मतभेद है, लेकिन एक नायकर पद भी होता था, शायद वो सेना का सेना नायक ही होता था। इसके बाद राजस्व व्यवस्था थी, और राज्य की आय के स्रोत थे, जैसे लगान, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग कर, सामाजिक एवं सामुदायिक कर, जुर्माने आदाय होते थे। और ये मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर ही होता था। तो ये राजस्व व्यवस्था थी। इसके बाद उनका न्याय प्रबंध था। न्याय के लिए जो राजा जो है वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और महाप्रधानी साम्राज्य के मुकदमों को राजा के सामने सुनने के लिए प्रस्तुत करता था। न्याय परंपरा और धर्मशास्त्रों के हिसाब से किया जाता था, और विजयनगर के सभी शासक न्यायप्रिय थे। इसके बाद सैनिक संगठन था। विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए राजाओं ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। उसकी सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथियों की सेना था, तोपखाना आदि था। इसके बाद विजयनगर का समाज कैसा था, हमें इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के अनुसार इस काल में स्त्रियों पुरुषों का क्रय विक्रय जोरों पर था। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो बड़ी दयनीय थी। उन्हें भोग विलास की वस्तु ही मानते थे। कन्याओं को अपने माता पिता के संरक्षण में रहना पड़ता था। जनसाधारण वर्ग की लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। केवल अभिजात वर्ग की कन्याओं को ही शिक्षा प्रदान होती थी, जिसमें संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा भी थी। वस्त्र था, उष्णों की बात करें तो लोग सूती, ऊनी, रेशम के बने हुए वस्त्र धारण करते थे। जनसाधारण वर्ग के पुरुष धोती तथा सफ़ेद सूती या रेशमी धारण करते थे। कंधे पर दुपट्टा भी डालते थे, और कुछ लोग टोपी या पगड़ी भी धारण करते थे। स्त्रियों की अगर बात करें तो स्त्रियां जो उच्च वर्ग की थी वो जरीदार कीमती वस्त्र पहनती थी। सामान्य वर्ग के लोग जूते नहीं पहनते थे, और स्त्रियां साड़ी, लहंगा, पावड़े बोलते हैं जिसको, चोली आदि भी पहनती थी। और स्त्रियों को आभूषण पहनने का भी शौक था। आभूषण सोना, चांदी, पीतल, तांबा, हाथीदांत, बहुमूल्य रत्नों से होते थे। और इसके बाद जैसे शिक्षा था, मनोरंजन की बात करें तो विजयनगर राज्य में शिक्षा में ज़्यादा रुचि नहीं थी। अधिकांश शिक्षा राजा मठों को आश्रय अथवा अनुदान प्रदान करते थे, लेकिन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की थी। और बावजूद वो शिक्षा को प्रोत्साहन तो देते थे। वो मठों, अग्रगाहों की स्थापना उन्होंने की। अग्रहारों में ब्राह्मणी शिक्षा दी जाती थी, और अलावा मठों में भी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद विजयनगर राज्य में मनोरंजन के कई प्रकार के साधन थे। नाटक आदि थे। नाटकों में स्त्री पुरुष सभी भाग लेते थे। इसके बाद कला का विकास हुआ। विजयनगर के शासकों ने कला पर बहुत बल दिया।
उसके समय में भवन निर्माण कला, मूर्तिकला, चित्रकला का विकास हुआ। भवन निर्माण कला में बड़ा विकास हुआ। राजाओं ने अनेक नगरों की स्थापना करवाई, जिनमें विजयनगर, नागलपुर, पुनकोंदा आदि थे। इसके बाद उन्होंने मूर्ति कला का भी विकास किया। उसमें पत्थर एवं कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। इन मूर्तियों में इंद्र, शिवपुराण, विष्णु, गणेश, राम, नरसिंह, नटराज आदि की मूर्तियां प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त देवियों, राजाओं, रानियों इत्यादि की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। राज परिवार की मूर्तियों में कृष्णदेव राय, उसकी 2 रानियों की मूर्तियां कला की दृष्टि से उत्तम मानी जाती थी। अन्य कला की बात करें तो चित्रकारी थी। मंदिरों की दीवारों की छतों पर चित्र बनते थे और वे ऐतिहासिक दृश्यों तथा धर्म से संबंधित होते थे। इसके अलावा राज दरबार, राजाओं, रानियों, जनसाधारण लोगों को तथा प्राकृतिक दृश्यों के चित्र भी बनते थे। इनमें मौलिकता व संजीवता देखने को मिलती है। इनके अलावा विजयनगर में संगीत कला, नृत्य का भी विकास हुआ। विजयनगर के शासकों ने अपने दरबार में अनेक संगीतकारों तथा नृत्यकारों को संरक्षण प्रदान कर रखा था। ये जो विजयनगर, और अंत में मैं आपको ये बताता हूँ कि विजयनगर और बहमनी का जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।